हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैटिक का वो पोर्शन जो कि इस न्यूज के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गया है। ठीक है, उन सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए हम एक बहुत ही रैपिड मैनर में आज की सारी करंट अफेयर्स से अप टू डेट हो जाएंगे तुरंत में इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला आइटम जैसा कि हमेशा मैं अपने लैंडिंग पेज पर ही डाल देता हूं, आपके फ्रंट पेज पर आप देख सकते हैं कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ठीक है, तो चलिए और उसके बारे में हम लोग आगे अपनी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पहली न्यूज जो आज की है वो ये है कि इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब इन कोचिन पोर्ट केरला। ठीक है, ये एकदम क्लासिक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। आपसे सीधा पूछ लेगा कि भाई इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहां पर सेटअप किया गया है, तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वो कोचिन केरला में सेटअप किया गया है। ठीक है, कोई पूछ सकता है कि भाई ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट देखिए, एक जगह से शिपमेंट आएगा, यहाँ पर कुछ दिन रहेगा, फिर यहाँ से आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इतनी सी बस बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है कि बहुत ज्यादा शिपमेंट वगैरह करने के लिए अगर सामान कोई यहाँ तक लाके छोड़ दे, यहाँ से दूसरी गाड़ी उसको पिकअप कर ले, यही काम है ट्रांसशिपमेंट हब का। The Vallappalam terminal of Cochin Seaport, where the hub is located, is the most preferred gateway for South India and also a leading transshipment hub for South Asia. ठीक है, तो ये भी चलिए एक कोई अगर एक स्टेप और इसको टफ बनाने की कोशिश करे क्वेश्चन को, तो वल्लपलम टर्मिनल है कोचिन सीपोर्ट का जहां पर कि इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, द टर्मिनल अकोमोडेट्स इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। ठीक है, ये कोचिन पोर्ट क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि इट इज बेस्ट पोजीशनड इंडियन पोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल सी रूट्स। देखिए अपने दिमाग में एक बार रिकॉल करिए इंडिया का मैप। ठीक है, वो एकदम इंडिया के साउथ में वहां पर कोचिन का पोर्ट है, जहां से कि पूरा आपको समझिए गल्फ से ऑयल वगैरह ये ऐसा आता है, और सब और ईस्ट एशिया से थाईलैंड, फिलीपींस, बांग्लादेश वगैरह से समझिए सब मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पर, छोटा छोटा सामान वो वेस्ट की तरफ जाता है। वो जो रूट है बीच में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग रूट है, उस जगह पर बहुत ही आइडियली सिचुएटेड है, लोकेटेड है कोचिन का ये पोर्ट। ठीक है, अगर ट्रांसशिपमेंट यहाँ पिकअप कर ले, समझिए कितना जितने दिन सामान रहेगा कंपनियों का उतने दिन वो यहाँ पर रेंट पे करेंगे, उस सामान के लिए कुछ करेंगे, काफी अर्निंग हमारी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट द्वारा। आपको बस ये याद रखना है कि वल्लपड़म टर्मिनल है कोचिन के सी पोर्ट का, जहां पे कि पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज चलते हैं। अगली न्यूज है, देखिए आपने अशोक लवासा जी, जो लोग इलेक्शन के दौरान न्यूज को बराबर ट्रैक कर रहे थे, उन्होंने कई बार अशोक लवासा जी का नाम सुना होगा न्यूज में। ठीक है, अशोक लवासा जी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के उन कमिश्नर्स में से एक हैं जिन्होंने की बार बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें बोली, गवर्नमेंट ऑफ द डे के अगेंस्ट उन्होंने एक टफ स्टैंड लिया, बेसिकली ऐसा कहना चाहिए, चुनाव के दौरान। तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, एक इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से वो अक्सर अपना एक डिसेंटिंग नोट ऐड करते थे, कई फैसलों पे उनके बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो कहा जा रहा था कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनने दिया जाएगा, या शायद वो ना बनना चाहें। इतना टकराव देखते हुए कहा नहीं जा सकता कि वो खुद जा रहे हैं या उन्हें भेजा जा रहा है, पर बात यह है कि अब उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ठीक है, तो अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो दी गई है, पर यहाँ पर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते थे। ही इज अ 1980s बैच रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, was serving as the election commissioner and was next in line to become chief election commissioner. ठीक है, he has been appointed as the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस। तो इस तरह की बातें हैं। अब देखिए लवासा जी के बारे में क्या बोला जा रहा है, ही वुड बी द सेकंड इलेक्शन कमिश्नर टू स्टेप डाउन फ्रॉम द पोल पैनल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। अब देखिए ऐसा एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, उसमें स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि अशोक लवासा इज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर टू स्टेप डाउन फ्रॉम द पोल पैनल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, 1973 में देखिए बहुत ही ओमिनस साइंस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नागेंद्र सिंह जो थे वो भी अपने पोजीशन से स्टेप डाउन कर गए थे। उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में वहां पर उनको एक जज बना दिया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ सिचुएटेड है, द हेग में सिचुएटेड है। ठीक है, लवासा जो है वो वैसे ही दिवाकर गुप्ता जो पहले से वहां पर वाइस प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, उनका टर्म अगस्त 31 को खत्म हो रहा है, उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड
that Lavasa did not agree to remove charges under violating मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत चार्ज लगाए गए थे पीएम मोदी पे और होम मिनिस्टर अमित शाह पर, ठीक है। उसको बोला गया कि भैया आप हटा लीजिए, उन्होंने हटाने से इनकार कर दिया गया था, ठीक है। क्या एक्यूजेशन थे, देखिए 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन कैंपेन जब चल रहा था तो ऑपोजिशन ने बोला कि पीएम मोदी जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन कर रहे हैं। उन्होंने एंटी मिसाइल कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया दिखा के एक बाय शूटिंग अ लाइव सैटेलाइट, ठीक है, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेन्स, ये उन्होंने बोला था। अब सर इस तरह की मिलिट्री की बातें, कमिटी ऑफ ऑफिसर्स वाज फॉर्म्ड टू एग्जामिन द मैटर, देखिए मिलिट्री की बातें लाइव सैटेलाइट को अभी शूट करके अभी अनाउंस किया गया है। ये सब चुनाव के दौरान रैलियों में आप नहीं बोल सकते एज सच, क्योंकि ये गलत हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, द कोड्स फॉर 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन वर रिलीज्ड इन मार्च 2019। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट है कि हु इज द नेक्स्ट पर्सन इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, अशोक लवासा, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट election commissioner to resign from his position or step down from his position before commission of completion of his term, वो थे नागेंद्र सिंह 1973 में, ठीक है। और लवासा जी जो है वो सेकंड इस तरह के व्यक्ति होने वाले हैं, ठीक है। चलिए न्यूज पे चलता है। अगली न्यूज है मार्स का हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी, ठीक है। इंजेन्युटी इज अ रोबोटिक हेलीकॉप्टर दैट इज टू बी डिप्लॉयड इन मार्च 2020 मिशन ऑफ नासा, ठीक है। मार्च 2020 मिशन इज टू बी लॉन्च्ड ऑन जुलाई 30, 2020। आपसे पहले ही मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 3 देश हैं, यूएस, चाइना और यूएई, जो मार्स पर मिशन भेज रहे हैं। सबके नाम वगैरह आपको याद करके रखना चाहिए, ठीक है। द हेलीकॉप्टर बीइंग अटैच्ड टू द मिशन विल चेक हाउ द कंडीशंस ऑन मार्स अफेक्ट एविएशन। इंजेन्युटी इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, इट इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू परफॉर्म कंट्रोल्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक अचीवमेंट है, ऐसा पहला एयरक्राफ्ट हम दूसरे ग्रह पर ले जा रहे हैं, मुंह से देश निकलने वाला था, ठीक है। दूसरे ग्रह पर हम बाकायदा जा रहे हैं, वहां अपना प्लेन उड़ाएंगे। बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है ह्यूमन काइंड के लिए, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग की फेमस लाइन थी, अ स्मॉल स्टेप फॉर मी, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, ठीक है। जब वो जस्ट चंद्रमा पे उतरने वाले थे, एक कदम और वो चांद पर उतर जाएंगे, तब उन्होंने कहा था कि मेरे लिए तो बस एक छोटा कदम है ये, मैं चांद पर उतर जाऊंगा, पर मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है, ठीक है। कि मानव जाति कहां से कहां हम पहुंच रहे हैं। अब देखिए मार्स पे हम अपना प्लेन उड़ाने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है। परसिवरेंस रोवर जो मिशन जो यहाँ पर जा रहा है मार्स में यूएस का, उसका नाम है परसिवरेंस। उसमें जो हेलीकॉप्टर वहां पे ट्राई किया जाएगा, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा जिसका, उसका नाम है इंजेन्युटी, ठीक है। देखिए मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की क्या बात हो रही है कि क्या क्या इसमें ट्राई किया जाएगा। द प्रोग्राम इज फंडेड बाय नासा, इट वाज फॉर्म्ड इन 1993। आप देखिए 1993 में इसको फॉर्म किया गया था कि मार्स में हम लोग जाएंगे, उसमें उन्होंने सोचा था। और अब ये 27 साल के बाद अब ये जाने वाला है मिशन, है ना। कितनी ज्यादा मेहनत इसमें लगी है। नासा जैसा ऑर्गेनाइजेशन 27 साल कंटिन्यूअसली इस पे काम करके अब मार्स पे इन लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने क्या क्या पॉइंट देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब वो खोजेंगे मार्स में जाके, है ना। ये देखेंगे कि क्या मार्स में कभी जीवन था। अभी मार्स में जीवन नहीं है, इस पे सब लोग सहमत है राइट नाउ, ठीक है। लेकिन ये देखेंगे कि क्या कभी मार्स पे जीवन था, मार्स का क्लाइमेट किस तरह से का है, वहां की जियोलॉजी किस तरह की है। जियोलॉजी किस तरह की है मतलब वहां की मिट्टी में, वहां की जमीन में किस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। और देखिए अब अल्टीमेटली इंसान तो पहुंचेंगे मार्स पे, टू प्रिपेयर फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स, वहां पर व्यवस्था पूरी सेट करेंगे, देखेंगे। परसिवरेंस रोवर विल प्रोवाइड इमेजेस ऑफ मार्स, इट विल कलेक्ट मार्शियन रॉक्स एंड डस्ट सैंपल्स। द परसिवरेंस रोवर इज टू डिलीवर एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी, इट विल ऑल्सो परफॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑफ फ्यूचर मार्स मिशन, ठीक है। तो इंजेन्युटी, परसिवरेंस, ये आप याद रखिए। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है देखिए 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस 17 जुलाई को परसों होने वाला है, ठीक है। उसमें मोदी जी कुछ अपना भाषण देंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज टू स्पीक एट द वैलिडिक्टरी ऑफ हाई लेवल सेगमेंट ऑफ यूएन इकोसॉक। इकोसॉक क्या, देखिए द कमिटी ऑफ, ये सबसे पहले जब बनी थी 1946 में, तब इंडिया को इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमिटी है ये यूनाइटेड नेशंस की। इसमें इंडिया कितना इंपॉर्टेंट इसका मेंबर है आप इसे समझ सकते हैं कि सबसे पहला प्रेसिडेंट इंडिया को बनाया गया था, ठीक है। राइट नाउ यूएनएससी के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10, उसमें इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस साल की थीम क्या है इकोसॉक की जो मीटिंग होने वाली है, मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। देखिए कोरोना जो बीमारी महामारी दुनिया में फैलती गई और हम इसे रोक नहीं पाए समय पर, हम इसको, इस तरह की व्यवस्थाएं दुनिया में मौजूद नहीं थी कि एक समय पे अगर सही समय पे पता चल जाता मान लीजिए, और चाइना से निकलने वाली हर फ्लाइट को रोक दिया जाता, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, या पूरी दुनिया ऐसा कर लेती कि हर आदमी जो किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पे पहुंच रहा है, जो भी पहुंच रहा है, उसको तुरंत हम क्वारंटीन कर देते, तो दुनिया के देशों के अंदर ये बीमारी पहुंच नहीं पाती।
ठीक है, चीन में रहती, वहां से कोई किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट तक पहुंचा है, उस एयरपोर्ट के क्वारंटीन सेंटर तक रहती, वहीं से जो बीमार होता उसका इलाज चालू कर दिया जाता। पर दुनिया में इस तरह की कोई व्यवस्थाएं थी नहीं, कोई सिस्टम था नहीं, जबकि यूनाइटेड नेशंस बनाया ही इसीलिए गया है कि ऐसे चैलेंजेस जो कि पूरी दुनिया के देशों को मिलकर फेस करने हैं, उनको फेस करने के लिए एक बॉडी बननी चाहिए, इसलिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है। पर इस चैलेंज को फेस करने में यूनाइटेड नेशंस देखिए नाकाम रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, इस गलती से हमने क्या क्या सीख ली है उस पर बात होगी, इसलिए ये इकोसॉक का इस बार का थीम ये है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ पीएम मोदी टू अ लार्जर मेंबर्स ऑफ द यूएन आफ्टर इंडिया वन इट्स मेंबरशिप इन यूएनएससी विनिंग 184 वोट्स आउट ऑफ 192 पोल। देखिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पाकिस्तानी न्यूज का मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें उन लोग बात कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बन जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 192 देशों में से 184 देशों का आपको वोट देना ये एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया का सॉफ्ट पावर इंडिया का क्या है अगर आप नहीं जानते हैं, गूगल करके रखिए। ठीक है, नोट्स बना के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया का सॉफ्ट पावर हमारी फॉरेन पॉलिसी के मद्देनजर जो है। ठीक है, तो इसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सॉफ्ट पावर इंडिया का, क्या आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया के सॉफ्ट पावर की बानगी है। देखिए कि 192 में से 184 देशों ने इंडिया के समर्थन में वोट किया है, और उसके बाद पहली बार हमारे पीएम मोदी जो है यूएन इकोसॉक को एड्रेस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरह से जीत के बाद एक खिलाड़ी पहली बार मैदान में उतर रहा है, इस तरह की ये एक इस तरह को ऐसी इसको पेश किया जा रहा है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये थीम आप याद रखिए, इंडिया इकोसॉक का पहला प्रेसिडेंट था, ये याद रखिए, और इंडिया अभी अभी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है, ये याद रखिए। हम परमानेंट मेंबर बनने की जुगत में लगे हुए हैं, है ना, लेकिन अभी फिलहाल हम नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट होते हैं, उसके नाम तो ऑब्वियसली बच्चे बच्चे को याद है। नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया बना है। ठीक है, इंडिया के 7 और कौन से देश बने हैं उनके नाम भी याद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना हुआ तो जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर रिसेंटली इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, तो वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज पर। देखिए आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, जो अपने लैंडिंग पेज पे फर्स्ट पेज पे हमने देखा था। ठीक है, यूथ स्किल्स डे, इसका क्या मतलब है? इट इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपिंग यंग पीपल विद स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिसेंट वर्क। दिस ईयर द डे फोकसेस ऑन द फॉलोइंग थीम। थीम क्या है? स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। रेजिलियंस यानी क्या होता है? यानी एक तरह से आप समझिए कि गिर के वापस उठना। ठीक है, गिर के उठने की क्षमता रखना, उसको रेजिलियंस कहते हैं। तो गिर के उठने की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? जाहिर बात है कोरोना की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी में काफी धक्का लगा है। जिस तरह के जॉब्स, अगर कोई इंसान आज कॉलेज में है तो आज वो जरूर चिंतित है कि इकोनॉमी आगे क्या रुख लेगी। जिस तरह की जॉब्स के बारे में मैं सोच रहा हूं, क्या उस तरह की जॉब्स मुझे मिलेंगी? अभी राइट नाउ अगर आप कॉलेज में हैं तो जरूर आपके कॉलेज के जो अथॉरिटीज है आपसे प्लेसमेंट के बारे में और इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बात की जा रही है यूनाइटेड नेशंस के मार्फत से कि एक रेजिलिएंट यूथ की जरूरत है आज की तारीख में। कैसे तुरंत एक आज का जो यूथ है वो अपना डायरेक्शन बदल सकता है, ऐसे नए स्किल्स डेवलप कर सकता है जो कि एक पोस्ट कोरोना ग्लोबल ऑर्डर में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, द डे इज सेलिब्रेटेड एट यूनाइटेड नेशंस अलोंग विद अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, दिस इंक्लूड्स चैलेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मेन एम ऑफ द डे इज टू अचीव बेटर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर टुडेज यूथ। जाहिर बात है यूथ की बात करेंगे तो यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस की बात होगी। ठीक है, तो उसमें जॉब वगैरह की बात होती है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। यूनाइटेड नेशंस 2014 से इस डे को मना रहा है। A resolution initiated by Sri Lanka with the assistance of G77 and China was passed in December 2018. Since then, July 15 is celebrated as World Youth Skills Day. ठीक है, इंडिया में क्या हो रहा है? The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has organized a digital conclave to celebrate World Youth Skills Day. PM Modi is to address the conclave. ठीक है, तो यही जो डिजिटल कॉन्क्लेव होगा उसमें मोदी जी आके अपना भाषण देंगे, अपना संबोधन करेंगे। ठीक है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, हर रोज एक ना एक एसडीजी की बात मैं कर ही देता हूं, एसडीजी सबको मुंह जबानी याद रहने चाहिए। एसडीजी 4 एम्स टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इट इंश्योर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इंकियोन डिक्लेरेशन, देखिए ये आपसे बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है। इंकियोन डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन वर्ल्ड एजुकेशन फोरम इंकियोन साउथ कोरिया में हुआ था पिछले साल 2015 में, जुलाई 2015 में। ठीक है, the declaration adopted education 2030 framework for action recognizing lifelong learning experiences. The framework aimed to provide education for all. The commitments under the declaration later became a part of sustainable development goal. ये जो SDG 4 हमने बनाया है ये कहां से निकला है? ये इंकियोन डिक्लेरेशन से निकला है, जो कि साउथ कोरिया में
देखिए जुलाई 15 2015 को अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में। तो बिल्कुल इंचियोन डिक्लेरेशन क्या है, क्यों है, जितना ये अभी इस पैरा में आपको बताया गया उतना ही आप याद कर लीजिए, जरूर इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, बिटवीन 97 एंड 2017 द यंग पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 139 मिलियन, ठीक है, लगभग 14 करोड़, है ना, 14 करोड़, हाँ 14 करोड़। ऑन द अदर हैंड द पॉपुलेशन ऑफ यूथ लेबर फोर्स डिक्रीज बाय 58.7 मिलियन, ठीक है, तो यूथ बढ़ रहे हैं लेकिन लेबर फोर्स कम होते जा रहा है, क्यों, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है, कंपनीज मासिवली बॉटम लाइन पे फोकस कर रही हैं। और देखिए बॉटम लाइन टॉप लाइन क्या होता है, अकाउंटिंग के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, टैक्स देने के पहले कंपनी की कितनी कमाई हुई, जो उसका रेवेन्यू होता है वो टॉप लाइन कहा जाता है, ठीक है। अब उस लाइन के नीचे जब टैक्स और इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट दे दिया, वो काट के जो बचा कंपनी का शुद्ध लाभ जिसको बोलेंगे, सब काट पीट के कितना हाथ में आया, वो बॉटम लाइन होता है, ठीक है। तो क्या आप बार बार न्यूज में सुनेंगे कि कंपनी इज फोकस्ड ऑन बॉटम लाइन टू इंप्रूव द बॉटम लाइन वगैरह वगैरह। तो ऐसा होता है कि कंपनी की आमदनी तो बहुत हो रही है पर खर्चे भी उसके साथ बहुत हैं, तो कंपनी को बोला जाता है, बोर्ड कंपनी के सीईओ को बोलता है कि भाई आप बॉटम लाइन पे फोकस करिए, आप रेवेन्यू तो बढ़ा रहे हैं ठीक है, पर शुद्ध लाभ जो मुनाफा है वो भी तो बढ़ाएंगे आप। तो इसके लिए बॉटम लाइन ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए कंपनीज बॉटम लाइन पे फोकस करती हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी वो लेके आती हैं कि एम्प्लॉयज की जरूरत कम से कम पड़े, ठीक है। इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये एक ऐसा टर्म है, आपको गूगल करके रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेंस ऐसे और इंटरव्यू के लिए बहुत आपके काम आ सकता है, ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 इसको बोला जा रहा है कि दुनिया भर में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस, बिग डेटा एनालिसिस के जरिए इंडस्ट्री में किस तरह से अब आने वाले समय में कहा जा रहा है कि एक क्रांति हो जाएगी, इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो सबको डर है कि ऐसे में लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफी कम हो जाएगी, है ना। तो तब उस समय समाज का क्या होगा, जब मासिवली लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे। उसी के लिए देखिए साथ ही साथ पैरेलली यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट भी जोर पकड़ रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में शायद ऐसा होगा कि इंडस्ट्री हर किसी को या अधिक काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, इसके एवज में वो सरकार को ऐसे टैक्स देगी कि सरकार सबको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करे, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो और अब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर यूथ 2020 देखिए क्या बता रहा है, रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल आपसे पूछ लिया जाएगा, ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर यूथ ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो आईएलओ रिलीज करता है, आपको याद रहना चाहिए। देयर हैज बीन एन अपवर्ड ट्रेंड in the technology and future jobs since 2017 in number of youth not in employment, education and training, नीट। कई लोग आपने से दिए होंगे या देने वाले होंगे या सोच रहे होंगे, जो नेशनल इंजीनियरिंग इंटरेस्ट या मेडिकल का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म क्या पता नहीं मुझे, नीट उसको बोला जाता है, ये दूसरा नीट है, ठीक है। नॉट यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऐसा यूथ जो क्या अभी एम्प्लॉयड तो नहीं है और एजुकेशन भी नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं आप। अनएम्प्लॉयड में जो यूथ अभी कॉलेज में है, स्कूल में, उसको आप नहीं गिन सकते हैं, वो तो पढ़ रहा है, अभी बाद में जॉब करेगा। जो ना एम्प्लॉयमेंट में है ना एजुकेशन या ट्रेनिंग में है, ठीक है, जो जिसके लिए अभी फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा है हमें, उसको नीट बोला जाता है। नंबर ऑफ नीट, ये देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाइज एमसीक्यू वर्दी पॉइंट आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ नीट इन 2019 वाज 267 मिलियन एंड द रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स इट टू राइज टू 273 मिलियन बाय 2021। ये कहीं से भी एक अच्छा लक्षण नहीं माना जा सकता है। ये जो नीट यूथ है, अनएम्प्लॉयड अंडर एम्प्लॉयड जो यूथ है, ये समाज में बहुत ज्यादा आपको सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, गरीबी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो ये मेंस के लिहाज से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड देखिए, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर टू अट्रैक्ट 18% जीएसटी, ठीक है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो है द एआर, इट हेल्प्स बिजनेसेस प्लान देयर एक्टिविटीज दैट आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। कौन से प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगेगा, इसका डिसीजन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग लेता है। उसने देखिए 14 जुलाई 2020 को इसकी गोवा बेंच ऑफ जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ऐसा अपना जजमेंट दिया है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है उन पे 18% जीएसटी लगेगा। आज जगह जगह इसको बांटा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ऐसी उम्मीद थी कि इस पर शायद टैक्स घटा दिया जाए या 0% कर दिया जाए इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन रिलेटेड टू कोरोना पैंडेमिक, लेकिन उस पर 18% का जीएसटी ठोक दिया गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर अपील की जाएगी और ये फैसला ये एआर अपना शायद वापस कर ले, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है, देखिए यहाँ बताया भी जा रहा है आर्टिकल में, एसेंशियल कमोडिटी आर गुड्स दैट आर कंसिडर्ड एसेंशियल टू मेंटेन अ मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। आज की तारीख में जो अगर कोई कहता है कि एक हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर एक एसेंशियल गुड नहीं है, तो जाहिर बात है गलत कह रहा है, ठीक है। फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात देखिए कर रहे हैं यहाँ पर, इट वॉज इनेक्टेड इन 1955 to ensure delivery of certain products and commodities. These products are those whose supply when obstructed would affect normal life of the people. तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है, ठीक है। इसमें किस तरह की चीजें आती हैं वो देख लीजिए, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस तरह की चीजें आती है। अगर पेट्रोल एसेंशियल
आइटम है तो जाहिर बात है कि आपका ये हैंड सैनिटाइजर भी एसेंशियल आइटम है। ठीक है, करेंटली देयर आर 9 कमोडिटीज इंक्लूडेड। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ड्रग, रॉ जूट, जूट टेक्सटाइल वगैरह सबके सब चीजें इन्वॉल्व है। इसमें अमेंडमेंट क्या किया जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है दैट द एक्ट इज टू बी अमेंडेड। अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, द स्टॉक लिमिट अंडर द एक्ट विल बी इम्पोज्ड ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस सच एज कैलामिटीज एंड फैमाइन। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज का कहा जाता था कि स्टॉक आपको मेंटेन रखना चाहिए, कोई सिचुएशन आ जाए तो उस समय हमारे पास एसेंशियल सामान की सप्लाई के लिए रिक्विजिट जो है वो होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस पर थोड़ी ढील दी जाएगी। इस कानून में कहा जाएगा कोई कोई कैलामिटी या फेमाइन आ गया तभी इस लॉ को इन्फोर्स किया जाएगा, ये जो लिमिट है स्टॉक की उसको इन्फोर्स किया जाएगा। ठीक है, देयर विल बी नो स्टॉक लिमिट फॉर सप्लाई चेन ओनर्स एंड डीरेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज ऑनियंस, पल्सेस, पोटैटो एंड सीरियल्स। ये अपने आप में देखिए खेती की फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति है कि ऑनियन, पल्स, पोटैटो और सीरियल्स को डीरेगुलेट किया जा रहा है। इस पर कभी डिटेल में हम किसी वीडियो में बात करेंगे। इस पे गारंटी के साथ मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूं कि डीरेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मेंस में आपको क्वेश्चन आने ही वाला है और जरूर आपसे ये इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। इंटरव्यू में हो सकता है सबसे ना पूछा जाए, पर मेंस में तो जरूर ये क्वेश्चन आने ही वाला है। इस पर आपको बिल्कुल रीड अप करके और नोट्स बना के रखने चाहिए। ठीक है, बाय इशू क्या है, बाय डिक्लेयरिंग अ कमोडिटी एज एसेंशियल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कमोडिटी एंड ऑल्सो इम्पोज स्टॉक लिमिट। Thus, this will affect the businesses that are reliant on such commodities. Thus, the private firm had filed a case with Goa AAR. ठीक है, तो इन्होंने केस फाइल किया था, उस पर यहाँ से ये रूलिंग आ चुकी है। ठीक है, चलिए अगली आइटम पर। अगला आइटम देखिए क्या है, इंडियन साइंटिस्ट डेवलप लो कॉस्ट कैपेसिटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉटन। देखिए, मतलब इस समय में जब कोरोना से रिलेटेड दुनिया पूरी जूझ रही है, तब भी हमारे वैज्ञानिक जो है वो एक से एक आविष्कार किए जा रहे हैं। जो इंडस्ट्री में कॉटन वेस्ट होकर निकल रहा है उसमें उन्होंने लो कॉस्ट कैपेसिटर बना दिया है। थोड़ी बहुत भी इंजीनियरिंग की जो जानकारी रखता है वो समझता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में कैपेसिटर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर उसका कॉस्ट कम हो जाए तो हम बहुत ज्यादा जो है इस तरह के देखिए एनर्जी हार्वेस्टर स्टोरेज डिवाइस के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, लो कॉस्ट कैपेसिटर को। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट या सी वाटर के बारे में बोला जा रहा है। देखिए, द साइंटिस्ट्स हैव यूज्ड नेचुरल सी वाटर एज द एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। दिस हैज रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ, देखिए, द कॉस्ट ऑफ सुपर कैपेसिटर्स ग्रेटली। ठीक, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, साइंटिस्ट हैव यूज्ड नेचुरल सी वाटर एज द एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। दिस हैज रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ सुपर कैपेसिटर्स ग्रेटली। आल्सो द सी वाटर बेस्ड सुपर कैपेसिटर शोज गुड ड्यूरेबिलिटी विद 99% ऑफ कैपेसिटेंस एंड 99% ऑफ कोलम्बिक एफिशिएंसी। ये देखिए साइंस एंड टेक से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन आ जाएगा। हमेशा लोगों को डाउट रहता है कि एसएनटी से क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। अब देखिए करंट अफेयर्स में आ गया ये पॉइंट, ये बिल्कुल आपसे पूछ लिया जाएगा। कोलम्बिक एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी विद विच चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन अ सिस्टम। कुल मिला के इतना ही आप बस याद रखिए। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी के साथ चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ ग्रीन कैपेसिटर मीनिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली, द सुपर कैपेसिटर हैज ग्रेट पोटेंशियल वेस्ट टू वेल्थ एप्लीकेशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, इसमें इंडस्ट्रियल कॉटन वेस्ट का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जा रहा है। सुपर कैपेसिटर क्या है, देखिए, दे आर द नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। हम सभी को प्रॉब्लम है कि भाई हमारे मोबाइल में बैटरी ज्यादा देर तक नहीं रहती, लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, कैसे हर प्रोडक्ट में हम ऐसा करें कि बहुत देर तक बिजली हम स्टोर करके रख सकें, तो इसलिए हम सुपर कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, which are ultra charging and long durability as compared to other conventional capacitors and lithium ion batteries. ठीक है, the four main components of super capacitors are electrolyte, electrode, separator and current collector. जिन लोगों ने भी इंजीनियरिंग जिन्होंने की है और जिन्होंने 12th में फिजिक्स थोड़ी ठीक से पढ़ी है, उनको याद होगा, उनके दिमाग में विजुअलाइजेशन आ गया होगा कि कैसे एक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड रहता है और वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करके बिजली अपने आप में स्टोर करता है। ठीक है, जिनको थोड़ा इस पे डाउट आ रहा है वो ल्यूसेंट पे ये वाला पार्ट जाके पढ़ सकते हैं, तुरंत में आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, द सुपर कैपेसिटर डेवलप्ड बाय एआरसीआई साइंटिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, इन्होंने कुछ एक और रेडियो एक्टिविटी या इससे संबंधित कुछ एक और भी डेवलप किया है। बीच में जब मैंने अगस्त के महीने में नहीं, जून के महीने में इनकी काफी 3-4 दिन तक इनकी न्यूज आ रही थी एआरसीआई की। ठीक है, एआरसीआई के ऊपर आप बिल्कुल पढ़ के रखिए, एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, और उन्होंने क्या क्या इस साल में अचीवमेंट किया है उसको नोट करके रखिए, बिल्कुल से इस पे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये सुपर कैपेसिटर जो समुद्र के पानी को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज कर रहे हैं, ये भी इन्होंने ही बनाया है।
चलिए अगली अभी अपनी न्यूज है अबाउट डेमो डेज इनिशिएटिव, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन क्या है ये आप बिल्कुल पढ़ के रखिए, रीडअप करके रखिए, इस पे आपको बिल्कुल एक टफ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस न्यूज में तो बहुत बड़ी बात कुछ नहीं हुई है, क्या बोला गया है कि 70 स्टार्टअप को 9 दिन में डेमो देने बोला गया है। क्या बोला गया है कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई, मेडिकल डिवाइस और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस यानी कोरोना से रिलेटेड आप क्या नया कुछ लेके आप आ सकते हैं, ठीक है। 70 स्टार्टअप ने यहाँ पर आके अपना प्रेजेंटेशन दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। 50 स्टार्टअप से 340 कनेक्शन बने हैं। इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव द रोड ब्लॉक्स इन कमर्शियलाइजेशन एंड प्रोवाइडेड सजेशंस फॉर इट्स इंप्रूवमेंट, ठीक है। बेसिकली उन्होंने आके अपना प्रेजेंटेशन दिया कि हम इस तरह के इनोवेशन कर सकते हैं और सरकार आगे उस पर प्रोसीड करेगी। अगर कोई आइडिया उन्हें वायबल लगता है तो उसको फंडिंग देगी, उसका प्रोडक्शन चालू किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्राउड सोर्स किया जाता है आइडियाज, वो किया गया यहाँ पे। अटल इनोवेशन मिशन क्या है ये बिल्कुल आप पढ़ के रखिए, ठीक है। अगली न्यूज हमारी है अबाउट नबार्ड रीफाइनेंस स्कीम, ठीक है। नबार्ड ने रीफाइनेंस, देखिए ऑलरेडी लोन दिया जा चुका है और लोन जिसको दिया है उसको आप पैसा अगर दे देते हो तो उसको रीफाइनेंस बोला जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स को नबार्ड ने 5,000 करोड़ दिए हैं, ठीक है। नबार्ड के आप सब जानते हैं, ठीक है। तो नबार्ड खेती के लिए ही काम करता है, खेती का ही पैसा देगा। अंडर द स्कीम द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज आर टू बी टर्न इनटू मल्टी सर्विस सेंटर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को मल्टी सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है। इस स्कीम के अंदर जो फंड उनको दिया जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक को दिया जाएगा टू लेंड टू बेनिफिशियरीज इन 2150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में देने के लिए बोला जा रहा है। देखिए नीति आयोग की 2 साल पहले रिपोर्ट आई थी कि भारत में ग्राउंड वाटर जो है, वाटर टेबल जो है वो बहुत खतरनाक रेट से कम होता जा रहा है और 22 शहरों में 2020 तक ही पानी खत्म हो जाने की बात थी, ठीक है। वो तो लकीली इस बार बहुत अच्छा मानसून आ गया है, लेकिन सरकार बहुत अलर्ट है। हर दूसरे दूसरे दिन देखिए पानी कैसे बचाया जाए, पानी कैसे स्टोर किया जाए, उससे रिलेटेड सरकार की किसी न किसी योजना की खबर आई जाती है। इससे पता चलता है कि सरकार इस बात को लेकर काफी गंभीर है, जो कि हम सबके लिए काफी खुशी की बात है। बिल्कुल सरकार को पानी में गंभीर होना ही चाहिए। कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत बढ़िया ये रहीम का दुआ है, आप सबको पता होगा शायद, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के तो भी, इंग्लिश मीडियम के तो बिल्कुल आप इसको इटैलिक्स में लिख के यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में जब जब पानी की बात आएगी, ठीक है। और इंटरव्यू में तो आप यूज कर ही सकते हैं। These projects are spread over 2.3 million hectares of watershed, tribal development and rain-fed areas, ठीक है। नाबार्ड ने और भी स्कीम लॉन्च की है टू कंप्यूटराइज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। पीएससीएस को अगर आप कंप्यूटराइज कर देंगे, देखिए क्या होता है अक्सर ये कोऑपरेटिव बैंक्स और छोटी छोटी क्रेडिट सोसाइटीज में धांधली हो जाती है, या वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कोई कहता है इतना तो हमने लिया ही नहीं था, या हमने तो दे दिया था अपना जो कहते हैं ईएमआई दे दिया था, इस तरह की बातें हो जाती है। तो अगर उनको कंप्यूटराइज कर दिया जाए तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। उसके लिए भी ये पैसा दिया गया है। ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है, गांव में जो हाट लगता है, सीधा सिंपल बात है, हाट जो लगता है 22,000 इस तरह के रूरल एग्रीकल्चर मार्केट है कंट्री में। इनको ई नाम, ठीक है, इनसे लिंक किया जा रहा है। ये बहुत सालों से मैं सुनते आ रहा हूँ, ई चौपाल करके भी पहला एक कॉन्सेप्ट आया था, फिर ई नाम करके इन सबको जोड़ा जा रहा है। दिस विल हेल्प ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर मार्केट सेक्टर एंड हेल्प फार्मर्स सेल एट बेस्ट प्राइसेस। देखिए फार्मर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप अक्सर न्यूज में देखते होंगे कि फार्मर्स आए और उन्होंने क्या किया, आलू बहुत सारा रोड पे फेंक दिया, प्याज रोड पे फेंक दिया, दूध फेंक दिया। वो कह रहे हैं कि खेत से यहाँ तक लाने का जो पेट्रोल लगा वो तक हमें रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो किसानों को उनकी प्रोडक्ट की सही प्राइस नहीं मिल पाती है, और जो मिडिल मैन है वो तो उसमें प्रॉफिट कमा लेता है। हमें तो नहीं 20 पैसा किलो आलू मिलता है ना, हम तो जैसे 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए किलो आलू खरीदते हैं, हम तो वैसे ही खरीदते हैं। तो किसानों को क्यों नहीं उनका पैसा मिल पाता है। तो बीच में मिडिल मैन जो है वो प्रॉफिट कमा लेता है, किसानों को नहीं देता है। अगर ये ऑनलाइन कर दिया जाए, ये उनके बेचने का सिस्टम, और बिडिंग जैसी एक सिचुएशन हो जाए, मान लीजिए कि हर जगह से लोग बोले मैं आपको इतने रुपए किलो दूंगा, मैं आपको इतने रुपए किलो दूंगा, और किसान जो है सबसे बेस्ट प्राइस जहां मिल रही है वहां जाकर अपना प्रोडक्ट बेचे, तो किसान के साथ जो गलत होता है वो नहीं होगा, है ना। और 2022 तक फार्मर इनकम डबल करने का भी हमारा टारगेट है, आपको पता होगा। तो उसको अचीव करने में ये बहुत ज्यादा सहायता करे, ठीक है। अब देखिए आज की आखिरी न्यूज है प्रज्ञता गाइडलाइंस लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ठीक है। देखिए प्रज्ञता गाइडलाइन क्या होता है भाई, डेवलप फोकसिंग डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। इट विल मेनली हेल्प स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली एट होम ड्यू टू लॉकडाउन। दिस गाइडलाइंस इंक्लूड 8 स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, द प्लान रिव्यू गाइड अरेंज टॉक असाइन ट्रैक एंड अप्रिशिएट। ये याद कर लीजिए, ठीक है। बोला जा रहा है बेसिकली ऑनलाइन आप पढ़ाई करोगे, कैसे करोगे, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने गाइडलाइन दे दी है। ये 8 स्टेप्स हैं, बिल्कुल आप याद कर लीजिए, और इस पर रिलेटेड कोई एमसीक्यू पूछा आपसे जा सकता है। देखिए छोटी सी बात है, लेकिन 8 स्टेप्स हैं, आप वहां पर जाकर मिस कर जा सकते हैं, ठीक है। सेवरल स्कूल्स हैव अडॉप्टेड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, देयरफॉर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हैज लॉन्च्ड गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन टू इंप्रूव इट्स स्टैंडर्ड, ठीक है। द गाइडलाइंस प्रोवाइड सजेशंस टू स्कूल हेड्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स, टीचर्स इन द फॉलोइंग, इसमें मोडालिटीज ऑफ इंटरवेंशन, फिजिकल मेंटल
मेंटल हेल्थ वेलबींग, साइबर सेफ्टी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आप याद रखिए। प्रज्ञता गाइडलाइन क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे पढ़ें, उससे 8 स्टेप्स की इस तरह की गाइडलाइन है। तो थैंक यू गाइस, ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। उससे जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप और किस तरह की वीडियोस यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर देखना पसंद करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।